हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर ऑनलाइन क्लासेज में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और छुट्टियों के साथ खेलने के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपन ने जब पिछली क्लास में भारत के भौतिक स्वरूप को बहुत बेहतरीन ढंग से डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कर लिया और आज आपके सामने ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है अफवाह, उस अफवाह के चैप्टर को अपन समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अफवाह होता क्या है, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से बनता है और भौगोलिक कौन कौन से टर्म है, उन टर्म को अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं इस क्लास से जुड़ जाए, अपने मित्रों को क्लास शेयर कर दीजिए और आज अपन जो अफवाह तंत्र है उस अफवाह तंत्र को चैप्टर को पूरा खोल के समझेंगे कि आखिर इस अफवाह तंत्र में होता क्या है। बच्चों, जो आपके जो स्लाइड पे आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा कि क्लास 9th भूगोल अफवाह, वास्तव में जो अफवाह होता है क्या, उस अफवाह तंत्र को अपन समझने का प्रयास करेंगे। कि देखो अफवाह, देखो अफवाह का मतलब होता है एक ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम एक अफवाह का एक तंत्र बनता है, एक जाल बनता है। देखो नदी का बहाव, नदी का बहाव एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र क्या मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में नदी का बहाव होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह, देखो कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि नई नदी बह रही है और उसकी सहायक नदियां बह रही है, उस नदी मुख्य नदी और सहायक नदी से जो जो एक ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, पूरा एक जाल बन रहा है, उस जाल को क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र। क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र। विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है या अफवाह द्रोण है वो कौन है, अमेजन नदी। देखो क्या है अमेजन नदी। अमेजन नदी बच्चों कहाँ पाई जाती है, ये दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और इसे क्या कहते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। फेफड़े क्या कहते हैं, फेफड़े। देखो फेफड़े कहने का तात्पर्य क्यों है कि देखो जो विश्व में जो जितनी वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति का जो 20% वनस्पति कहाँ पाई जाती है, अमेजन नदी के जो आसपास जो एक वन क्षेत्र फैला हुआ जिसे अपन क्या कहते हैं, अमेजन का वन। अमेजन का वन, इस वन में इतने वृक्ष पाए जाते हैं जो पूरे पृथ्वी के 20% वन कहाँ पाए जाते हैं, इस दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पाए जाते हैं, अमेजन वन में। जो अमेजन वन का है, जो अमेजन नदी बहती है उस नदी के किनारे पर बसा हुआ है कौन सा, अमेजन वन। इसी अमेजन वन की वजह से क्या होता है कि बच्चों पृथ्वी को जो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर जो मनुष्य होता है, मनुष्य को जो ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, पूर्ति क्या होती है, बरोबर होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहते हैं बच्चों, पृथ्वी का फेफड़ा। और आपके सामने एक टर्म लिखा हुआ है, जल विभाजक। आखिर जल विभाजक क्या होता है, उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। उच्च भूमि, जैसे आपके सामने जैसे ये कोई एक नदी इस प्रकार से बह रही है, दूसरी नदी इस प्रकार से बह रही है, बीच में कोई एक पृथ्वी का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उससे अपन क्या कहते हैं, जल विभाजक। इस जल को विभाजन के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब ऊपर उठी हुई जो स्थलाकृति होती है उस स्थलाकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, जल विभाजक कहते हैं। देखो ये आपके सामने स्लाइड पे एक डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम बना रखा है। ये देखो इस प्रकार से आप डायग्राम के माध्यम से समझिए कि देखो ये एक नदी है ए, नदी क्या है ए। इस ए नदी में इस प्रकार से ये एक सहायक, एक मुख्य नदी है। इस प्रकार से ये मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी की इस प्रकार से ये सहायक नदियां हैं। ये छोटी छोटी ये नदियां दिख रही होगी, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां। ये सहायक नदियां हो गई, इसी प्रकार से ये सहायक नदियां हो गई। तो ये आपके सामने ये देखो इस प्रकार से क्या बन रहा है, पूरा एक अफवाह क्षेत्र या ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है।
ठीक है साहब, एक अफवाह क्षेत्र ये बन गया, एक अफवाह क्षेत्र इस प्रकार से बन रहा है। यही क्या हो रही, देखो इस प्रकार से ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी है साहब, और मुख्य नदी के साथ ये इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। ये क्या होगी, इस प्रकार से क्या होगी, ये सहायक नदियां। तो देखो नदी ए, नदी बी, नदी ए और नदी बी के बीच में इस प्रकार से एक जल विभाजक बन रहा है। ये उच्च भूमि है, उच्च भूमि। इसी उच्च भूमि को क्या कहता है, जल विभाजक। क्या कहता है, जल विभाजक। इस उच्च भूमि को क्या कहता है दोस्तों, जल विभाजक कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने इस जो जल विभाजक की जो किताबी जो परिभाषा, उस किताबी परिभाषा को अपन ने डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया। देखो बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखो जो भारत में जो अफवाह तंत्र है, भारत में अफवाह तंत्र, अपने जो चैप्टर है उस चैप्टर जो पूरा आधारित है भारत के अफवाह तंत्र पर आधारित है। क्योंकि जो फर्स्ट स्लाइड में अपन ने अफवाह तंत्र की परिभाषा समझी, अफवाह तंत्र क्या होता है उस चीज को अपन ने समझा, और उसके साथ क्या हो रहा है कि जो पूरा जो पार्ट है वो अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर किस पे टिका हुआ है, भारत का अफवाह तंत्र। क्योंकि इसके अंदर अपन पूरे भारत के अफवाह तंत्र को खोल के पढ़ेंगे कि उत्तरी भाग में किस प्रकार से अफवाह तंत्र बना हुआ है, दक्षिणी भाग में किस प्रकार से अफवाह तंत्र बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, जो भारत में जो अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र को कितने दो भागों में बांटते हैं, कितने दो भागों में। फर्स्ट होता है हिमालय की नदियां, जो हिमालय से निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं, हिमालय की नदियां, जो उत्तरी मैदानी भाग बनाती है। और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। तो देखो हिमालय की जो, इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, जो हिमालय की जो नदियां हैं उस हिमालय की नदियों को अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे और बाद में अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। तो देखो हिमालय नदी की इसमें प्रमुख क्या है, विशेषता है, क्या है ये विशेषताएं हैं। तो देखो हिमालय की नदियां 12मासी नदियां हैं। कैसी है, 12मासी। ये कैसी नदियां है दोस्तों, ये 12मासी। क्योंकि ये दोस्तों ये जो नदियां होती है, नदियां कैसे होती है, 12 माह बहती है। तो देखो ये जो नदियां होती है 12 माह बहने का इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या होता है कि देखो जो हिमालय से जो नदियां निकलती है वो 12मासी होती है साहब। क्योंकि देखो बरसात में तो देखो सभी नदियां ओवरफ्लो हो जाती है, सभी नदियों में पानी की आवक बनी रहती है। जो नदियां सूखी भी होती है तो भी या पानी कम भी होता है, लेकिन बरसात में क्या होता है कि दोस्तों उस पानी में क्या हो जाती है, आवक कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन सर्दी आती है तो सर्दी में भी पानी की आवक बनी रहती है, क्योंकि जल वाष्प की प्रोसेस कम होती है या पानी भी सूखता कम है जमीन के अंदर। सबसे बड़ी जो मोटी जो प्रॉब्लम आती है कि गर्मी के माह में अधिकतर जो नदियां होती है सूख जाती है, लेकिन हिमालय की नदियां क्या होती है, बहती रहती है। क्योंकि हिमालय के ऊपर क्या बर्फ है, तो बर्फ जैसे ही पिघलता है तो पानी जो होती है पानी धाराओं में बदल जाता है, और धाराएं फिर क्या होती है, वो धाराएं नदी के अंदर मिल जाती है और नदी समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार से जो नदी की जो आवक होती है, आवक 12 माह बनी रहती है। इसलिए हिमालय की जितनी भी नदियां होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, 12मासी नदियां कहते हैं। तो ये अपने मार्ग में उत्तरी भाग में तीव्र अप्रदन की क्रिया करते हैं। देखो साहब तीव्र अप्रदन की क्रिया कैसे करेगी, तो जैसे कोई एक ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से इस प्रकार से नदी निकलेगी तो तीव्र ढाल होगा साहब। क्योंकि एक्चुअल ऊपर से टापू से निकल रही है तो सीधी सी बात है, जैसे मैदानों में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तीव्र ढाल होगा। तीव्र ढाल होगा तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर। यहाँ क्या पाया जाता है, कंकड़ पत्थर। तो दोस्तों क्या होगा कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो कंकड़ पत्थर तीव्र गति से इस प्रकार से बहते हैं। तो इस प्रकार से बहते हैं तो क्या होता है कि जिससे क्या होगी, अप्रदन की जो प्रोसेस होगी, अप्रदन की प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। और जो निचले भागों में क्या होता है कि गोखुर झील बनती है और बाढ़ वाले मैदानों का निर्माण करती है। तो देखो बाढ़ वाले मैदानों का निर्माण किस प्रकार से करती है, तो सीधी सी बात है, नदी यहाँ से निकली मैदानों के अंदर प्रवेश करती, जितनी भी नदियां होगी सब आएगी मैदानों में प्रवेश करेगी, और इसके साथ सहायक नदियां भी इसमें मिल जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। जितनी भी सहायक नदियां सब इसमें कनेक्ट हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी। तो जो पानी की आवक है वो पानी की आवक क्या हो जाएगी, और ज्यादा तेज हो जाएगी। भी साहब एक बार तो यह नदी ऊपर से तो अकेली बह रही थी, लेकिन इसमें
सैकड़ों की तादाद में और इसकी सहायक नदियां होती है जो इसमें मिल जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जो पानी की आवक होती है, पानी की अवधि क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और इसका जो अफवाह क्षेत्र होता है वो भी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इसके जो निचले भाग होते हैं ना, उस निचले भाग में क्या होता है कि बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है, क्योंकि ये जो नदी होते हैं नदी के निचले भागों के अंदर आते हैं ये बिहार वगैरह। और इसमें और निचले भागों में क्या होता है कि पूर्णतः डेल्टा का भी निर्माण करती है, डेल्टा का भी निर्माण करती है। देखो बच्चों, इसमें एक अपने शब्द आया गोखुर। गोखुर, गोखुर झील क्या होती है? गोखुर, देखो आप इस गो खुर, देखो इस शब्द को अपन अलग करते हैं, तो देखो एक होता है गो, खुर यानी खुर्रे, क्या होता है खुर, तो गो यानी गाय और खुर यानी खुर्रे, तो मतलब गाय का जो पैर होता है, आपने कब कोई ग्रामीण से होगा या किसी ने कोई शहर में भी होगा तो किसी बच्चे ने गाय के जो पैर होता है पैर देखा होगा, तो पैर क्या होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है साहब। जो पैर, जो नीचे का जो खुर्रा होता है, खुर्रा किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। तो नदी में ऐसे एक ऐसी स्थलाकृति बनती है, देखो ये आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे होंगे, ये देखो ये डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे होंगे, तो क्या हो रहा है कि देखो ये इस प्रकार से ये नदी बह रही है, ये नदी खुद अपने इस प्रकार से क्या बना रही है, ये खुर्रे की तरह बह रही है, तो इसी के पास में इस प्रकार से एक नदी बहती है, तो ये नदी बह रही है, और नदी के पास इस प्रकार से गाय के जो खुर्रा होता है, खुर्रे के समान, ये खुर्रे के समान इस प्रकार से क्या हो रही है, झील का निर्माण होता है, इस प्रकार से झील का निर्माण होता है। इसी झील को क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गोखुर झील। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम के माध्यम से ये दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एकदम बड़ा क्लियर समझ में आ गया कि वास्तव में ये गोखुर झील क्या होती है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों सभी क्या करते हैं कि इसको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन ये समझने में काफी डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, जबकि बच्चों ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि गोखुर को आप गो और खुर को अलग करोगे तो क्या बनेगा, गाय का पैर बनेगा, और इस प्रकार से इसकी इस स्थलाकृति गोखुर की तरह जो बनती है उसको क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। और एक चीज लिखी कि यह पूर्णतः डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप बच्चों ये डायग्राम के माध्यम से देख रहे होंगे कि देखो किस प्रकार से, जैसे ये नदी यहाँ होती है, ये नदी का अंतिम समय चल रहा है अभी ये समुद्र के अंदर मिलेगी, ये नदी इस प्रकार से चल रही है, तो ये जैसे इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये अलग धाराओं में बट जाती है, ये इस प्रकार से क्या हो रही है साहब, ये अलग धाराओं के अंदर ये बट रही है। तो इसे अपने क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डेल्टा। देखो डेल्टा को अपन ऐसा करते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा भाई किस प्रकार से अंत में ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखो दोस्तों, ये इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ये नदी निकलती है समुद्र में, या इस प्रकार से मिलेगी यहाँ, ठीक है साहब, समुद्र में इस प्रकार से मिलेगी, और ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अलग अलग धाराओं में बट रही है, प्रकार से अलग अलग धाराओं में बट रही है, इस प्रकार से। इसे अपन क्या कहेंगे, डेल्टा। इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, डेल्टा। ठीक है, एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने ये डेल्टा को अपन ने समझा, और इस प्रकार से डायग्राम को समझा। तो देखो इस डायग्राम में अपन और भी अपन समझने का प्रयास करना। तो देखो दोस्तों, देखो किस प्रकार से ये इस प्रकार से ये बह रही है, देखो देखो ये ऊपरी भाग है, ये आपको देखो इस प्रकार से ये ऊपरी भाग दिख रहा होगा, और ये मध्य भाग है, और ये क्या है, निचला भाग। तो देखो आप ये डायग्राम के माध्यम से देख रहे होंगे कि देखो ये ऊपर की भाग में क्या हो रहा है कि नदी की जो पानी आवक है, आवक क्या है, कम है। ऊपरी भाग है, पानी की आवक कम होती है, अभी सीधी सी बात है। जैसे ये मध्य भाग में आई, ये पानी की आवक ये बढ़ने लग गई साहब। ये पानी की जो आवक है, ये आवक इस प्रकार से क्या हो गई, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या हो गई साहब,
बढ़ने लग गई। जैसे ही ये निचले भाग के अंदर आई और पानी की आवक और ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि मैंने बताया भी इसकी सहायक नदियाँ, सैकड़ों सहायक नदियाँ होती है एक मुख्य नदी की। तो ये इस प्रकार से क्या हो गई है, तो इस प्रकार से इसकी जो आवक है वो आवक इतनी बढ़ती जा रही है, और निचले भाग में आने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी आवक बढ़ जाती है, और अंत में डेल्टा के रूप में ये समुद्र के अंदर मिल जाती है। तो एकदम क्लियर है आपके। तो देखो दोस्तों, ये अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि भाई सही कि जो हिमालय की जो प्रमुख विशेषता है उस विशेषताओं को समझा भी। हिमालय के जो अंदर प्रमुख विशेषता कौन सी, जो नदी के परिप्रेक्ष्य में भी हिमालय की विशेषता तो अपन ने पिछले टॉपिक में ही पढ़ लिया भौतिक प्रदेश में, लेकिन नदी के परिप्रेक्ष्य में हिमालय की कौन कौन सी विशेषता, नदी के परिप्रेक्ष्य में हिमालय की कौन कौन सी विशेषता, उसको अपन ने समझने का प्रयास किया। तो देखो ये आपके सामने देखो हिमालय की नदियां है। उस हिमालय की नदियों में देखो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलने वाली क्या है, प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नदियां है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन। देखो जहां तक मेरा मानना है, देखो अपन आगे प्रायद्वीपीय पठार भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हिमालय की नदियां, और हिमालय की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है गंगा नदी। आपसे एग्जामिनर निश्चित रूप से अगर आपसे कोई भी अगर एग्जामिनर अगर इस चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से अगर एग्जामिनर मेरा मानना अगर क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो इस जो सिंधु नदी, गंगा नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से 101% आपके ये क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, जो पहली जो नदी आ रही है, पहली नदी कौन सी आ रही है आपके सामने, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को समझते, तो देखो ये क्या होता है कि दोस्तों ये जो नदी होती है, ये जो नदी होती है दोस्तों, ये नदी कहाँ से निकलती है, ये अपना नदी निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये नदी तिब्बत से निकलती है। तो अपन एक बार इस नदी को एक और स्लाइड ले लेते हैं, जिसके माध्यम से समझेंगे भी सिंधु नदी किस प्रकार से। देखो ये सही सिंधु नदी को अपन एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ये अपना भारत है, ये भारत के जो ऊपरी सिरा, उस ऊपरी सिरे को अपन समझ लेते हैं। ऊपरी सिरा किस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो देखो यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, तिब्बत। क्या है, तिब्बत। तिब्बत में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है। इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। जो यूनाइटेड स्टेट ये अपने यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख के यहाँ पर क्या करती है, प्रवेश करती है। और देखो ये जो यहाँ पर जो झील है ना, झील तो है ही है, लेकिन यहाँ पर एक चोटी जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद, इस बोखरचू हिमनद से ये क्या हो रही है, नदी निकल रही है साहब। और ये इस प्रकार से लद्दाख से बहती हुई जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, और ये सीधी सी ये पाकिस्तान के अंदर क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। ये नदी जो होती है मुख्य रूप से जो 80% इसका जो बहाव क्षेत्र होता है कहाँ होता है, पाकिस्तान के अंदर होता है। इंडिया के अंदर तो बहुत कम बहती है, क्योंकि ये सीधी से देखो ये इस प्रकार से चाइना तिब्बत से होके ये इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान के अंदर ये किस प्रकार से यह पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर दी। और ये इस प्रकार से ये कराची है, कराची इसी के किनारे बसा हुआ है। ये कराची से होते हुए यहाँ पर ये चापाकार इस प्रकार से डेल्टा बनाती है, और ये कहाँ मिलती है, अरब सागर में मिलती है। अरब सागर। तो इसका जो 80% भाग कहाँ बह रहा है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, देखो फिर क्या होता है कि जो इसकी जो पंचनद होती है, पंचनद,
सिंधु तो होती है सिंधु प्लस 5 पंचनद, जो ये इसकी क्या होती है, सहायक नदियां होती है। वैसे तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, लेकिन ये 5 प्रमुख सहायक नदियां होती है, जिसमें क्या होता है कि एक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इस प्रकार से इसमें एक तो ये सहायक नदी मिल गई, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास और ये होगी सतलज। ये जो पांचों नदियां जो है एक जगह पे मिलती है, इसका नाम क्या है, मिठान कोट। ये कहाँ मिलती है दोस्तों, ये मिठान कोट के अंदर। ये जो पांचों नदियां होती है, पंचनद होता है, इस पंचनद से क्या होती है, ये मिठान कोट। और दोस्तों मैंने आपको ये जो पांचों नदियां बताई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो पांचों जो नदियां, ये पांचों नदियां कहाँ बहती है, अपने पंजाब के अंदर बहती है। इसी पांचों नदियों की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया, पंजाब। ये पांचों नदियां पंजाब से होकर फिर पाकिस्तान के अंदर जाती है, और पाकिस्तान में कराची से पहले मिठान कोट आता है, उस मिठान कोट के अंदर ये नदियां मिल जाती है। सारी नदियां, जो सारा जल होता है, सारा जल सिंधु में मिल जाता है, और सिंधु कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में। ठीक है, क्योंकि पंजाब, आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो इसमें कौन सी व्यंजन संधि पाई जाती है, और व्यंजन संधि में पंच प्लस आब, पंच प्लस आब, 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। तो ये इस प्रकार से जो सिंधु नदी होता है, सिंधु नदी का इस प्रकार से क्या बनता है, ड्रेनेज सिस्टम बनता है। और दोस्तों इसी के साथ क्या होता है कि एक अपना क्या होता है, विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। किसके साथ होता है, ये अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता, जिसे जिस विवाद का समाधान किसके माध्यम से किया गया, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। देखो अब देखो सिंधु जल समझौता क्या है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने बताया भी पाकिस्तान 80% भाग में सिंधु नदी बह रही है, तो इंडिया ने क्या कहा कि भी जो पाकिस्तान में जो नदी बह रही है सिंधु नदी, ये हमारे यहाँ से निकलती है। तो इंडिया ने कहा कि जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, इस सिंधु नदी का जो यूज है, यूज कौन करेगी, इंडिया करेगी साहब। सिंधु नदी जल समझौता। देखो ये घटना कब की है, 1960 की, 1960 की है साहब। भारत की तरफ से कौन थे, जवाहर लाल नेहरू, और पाकिस्तान की ओर तरफ से कौन थे, अयूब खान, अयूब। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये इंडिया के प्रधान, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में समझौता होता है कि जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी का जो 80% जो जल है, 80% जल यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% जल यूज कौन करेगा, इंडिया करेगा। इस प्रकार इस सिंधु जल समझौते के बाद जो सिंधु नदी का जो जल विवाद था, वो जल विवाद समाप्त हुआ। और आज भी इसके जो कुछ संधि में जो अपने समझौते थे, वो समझौते अभी भी लागू है। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये समझ लिया भी सिंधु नदी क्या होती है। देखो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, मानसरोवर झील, तिब्बत और बोखरचू हिमनद। ठीक है साहब, ये प्रवेश कहाँ करती है, लद्दाख में करती है। ठीक है, इसकी देखो सहायक नदियों में आएगा भास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी और मुंजा नदी, ये इसकी सहायक नदियां। इसके साथ ये पंचनद में आती है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये आपस में मिलकर मिठान कोट में मिलती है। कहाँ मिलती है, मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया, कराची से पहले मिठान कोट में मिलती है। और इसका जो ढाल होता है, वो ढाल क्या होता है, धीमा होता है साहब। और ये 2900 किलोमीटर लंबी क्या है, फैली हुई है। लंबी क्या हुआ है, ये
फैली हुई है। और मैंने आपको ये भी समझाया भी सिंधु जल समझौता क्या है, ये 1960 वाला मैटर है। इस मैटर को अपन ने भी डायग्राम के माध्यम से पूरा क्लेरिफाई किया कि सिंधु जल समझौता क्या है। और इसके मैं आपको बता दूं, इसके जो जो सिंधु में जो समझौतों में जो रूल थे, वो रूल दोनों देश अभी आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ने सिंधु नदी को अपन ने समझ लिया, तो ठीक है। इसके बाद अपन समझते हैं गंगा नदी। इस गंगा नदी को समझते हैं कि गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से बनता है, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, किस प्रकार की मिट्टी बनती है। तो आइए इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो ये नदी है, इसको अपन क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये अपने साहब, ये इंडिया है साहब, ये इंडिया है। इंडिया का थोड़ा नक्शा अच्छे से बना लेते हैं ताकि इस प्रकार से हिमालय बह रहा है, ये सॉरी हिमालय ये इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है साहब, ये इस प्रकार से, ये हिमालय प्रकार से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, एक उत्तराखंड पड़ता है, यूके, जिसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूके, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से ये हिमालय पर्वत श्रृंखला निकलती है। तो यहाँ पर एक हिमनद पाया जाता है जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक है साहब, ये गंगोत्री यहां से निकलता है। और ये किस नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से। भागीरथी की एक जलधारा के रूप में ये निकलती है। ठीक है, और यहां से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। ठीक है साहब, इस प्रकार से ये अलकनंदा आ रही है। और अलकनंदा से क्या होता है कि दोस्तों देखो, इस प्रकार से अलकनंदा आ रही है, और इस अलकनंदा यहाँ पर आके मिलती है। और यहाँ पर आने के बाद जो प्रयाग बनता है उसे क्या कहते हैं, देव प्रयाग। क्या कहते हैं दोस्तों, देव प्रयाग। क्योंकि प्रयागराज हो गया, ये सब जिनके भी पीछे, ये देवप्रयाग हो गया, प्रयागराज हो गया, या इनके नाम के पीछे ये इसलिए लगा हुआ है ताकि जहाँ पर क्या हो रही, दो नदियों का समागम हो रहा है। जो गंगा नदी जो पवित्र नदी है, उसमें जो प्रमुख जो सहायक नदी मिलती है, उससे क्या बनता है, प्रयाग बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रयाग। जैसे कर्ण प्रयाग, पिंडार प्रयाग, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रयाग बनेंगे जो अपन आगे की बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बन रहा है। और यहाँ से जैसे ही होती है तो ये नदी यहाँ बहती है, और यहाँ से क्या आ जाता है, हरिद्वार आ जाता है। क्या आ जाता है, हरिद्वार आ जाता है साहब। देखो, ये जो हरिद्वार होता है ना, इस हरिद्वार को अपने जो पवित्र स्थल हिंदू समाज में क्या, इसे पवित्र एक समझा जाता है। पवित्र इसलिए समझा जाता है क्योंकि जो हिमालय में पहले सर्वप्रथम ये गंगा नदी बहती है। और जो हरिद्वार है ना, उस हरिद्वार से ही ये नदी क्या होती है कि आपके मैदानों में प्रवेश करती है। ये हरिद्वार से क्या होगी, ये मैदानों में क्या करेगी, ये प्रवेश करेगी। तो ठीक है साहब, इस प्रकार से इस प्रकार से जो नदी बह रही है, ये नदी होगी। इसी नदी के डायग्राम को यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि अपने ये समझने में अच्छा रहेगा, बड़े डायग्राम। इस प्रकार से ये हरिद्वार हो गया, इस हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश कर रही है। ये यूपी से बहती हुई बिहार आती है, बिहार से बहती हुई इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से इसकी ये अलग, ये इसकी क्या बन जाती है, जलधारा बन जाती है, वेस्ट बंगाल में आ जाती है इस प्रकार से। यहां से अब ये यूपी में बही, फिर बिहार में बही, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर बही। वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फरक्का। क्या है, फरक्का। इस फरक्का से क्या होता है कि यह नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो बढ़ जाती है भागीरथी के रूप में, वापस भागीरथी, और यह बढ़ जाती है हुगली नदी, हुगली। तो देखो, यह एक गंगा की वितरिका है। क्या है, वितरिका मतलब मुख्य नदी की एक
एक क्या होगी, जलधारा होगी। उस जलधारा को क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। उस वितरिका को अपन ने पिछली क्लास में समझा भाई वितरिका क्या होती है। तो देखो दोस्तों क्या होगी, हुगली क्या एक वितरिका, भागीरथी एक मुख्य नदी होगी, तो इससे अलग होगी हुगली। और हुगली के किनारे यहाँ पर क्या बसा हुआ है दोस्तों, कलकत्ता। क्या बसा हुआ है, कलकत्ता। ये तो इस प्रकार से ये वेस्ट बंगाल के अंदर बह रही है, और ये नदी इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से नदी कहाँ प्रवेश करेंगी, बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करेगी। तो अपन बांग्लादेश के अंदर इसको प्रवेश करा दे। इस प्रकार से ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। इस प्रकार से ये बांग्लादेश, यहां से क्या हो गई, ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर गई। ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इस प्रकार से इस प्रकार से क्या बनाएगी, एक डेल्टा बनाएगी। तो दोस्तों ये डेल्टा कौन सा बनता है, चापाकार डेल्टा बनता है। चापाक आपसे पूछ ले कि जो गंगा नदी है वो गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। तो देखो ये अकेले तो बनाती नहीं है। तो अपन आगे पढ़ेंगे कि अपनी नदी आएगी, अपन जब तीसरी नदी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। ये ब्रह्मपुत्रा नदी होती है जो यहाँ से आके मिलती है वेस्ट बंगाल, जो अपने असम के अंदर पश्चिमी बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश के अंदर आती है। और इस प्रकार से इसमें मिल जाएगी। और इस प्रकार से इसको जो बांग्लादेश के अंदर इसे क्या कहेंगे, जमुना कहेंगे। क्या कहेंगे, जमुना नदी। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको बांग्लादेश के अंदर क्या कहेंगे, जमुना कहेंगे। जमुना के क्यों कहेंगे, क्यों, देखो दोस्तों इस प्रकार से ये भागीरथी आ गई जो गंगा नदी के रूप में है, और दूसरी ब्रह्मपुत्रा, दोनों आ गई बांग्लादेश में से क्या कहेंगे, जमुना नदी। और जमुना नदी के आगे जैसे ही अपन जाएंगे तो एक चापाकार क्या बनेगा, डेल्टा। और डेल्टा के बाद ये कहाँ मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी, ये इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में मिल गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दोस्तों ये नदी या गंगोत्री से स्टार्ट हुई और ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने इस पूरी गंगा नदी, जिसे पवित्रता के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, इस नदी को अपन ने पूरे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो जिन जिन बच्चों का डाउट हो मेरे को वो कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना, तो ताकि मैं उनको वापस रिप्लाई दे दूंगा। या इससे संबंधित कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में देना। मैं आपका जो जवाब है जवाब या तो कमेंट के माध्यम से वापस रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आपको जब नई क्लास स्टार्ट होगी तो उस नई क्लास के अंदर इस पूरे जो आपके जो चीज़ें समझ में नहीं उस चैप्टर को वापस क्लेरिफाई करेंगे, फिर अपने आगे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जो आपके जो दिमाग में जो भी ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन को मेरे को आप बता देना।